हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू क्लास। आज से हम लोग करने वाले हैं अपने वोकैबुलरी डोमेन के अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले हम लोग टोटल 15 क्लासेस कर चुके हैं, जिनमें हमने कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की क्लासेस ली थी। सो उन 15 क्लासेस के बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग कुछ इडियम फ्रेजेस को भी डिस्कस करेंगे। सो इसी के लिए आज आप लोग के सामने हाजिर हूँ मैं एक इडियम फ्रेजेस की क्लास लेकर। ओके, सो इन क्लासेस में हम लोग जो डेली 10 इडियम फ्रेजेस करेंगे और इनको हम लोग अच्छे से करेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम के अंदर याद रहे। बाकी इडियम्स फ्रेजेस को करते टाइम इतना ज़्यादा हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह पर फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत अजीब होते हैं। और अगर आप पहले तो आपको इडियम याद रखना पड़ेगा, ऊपर से आप उसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, फिर उसका मीनिंग याद रखोगे, तो इससे अच्छा है कि आप उसको अच्छे से समझ लो और उसको याद कर लो। उनको कम से कम 2 से 3 बार, मिनिमम 2 से 3 बार उनको रिवाइज करो, तो अपने आप ही अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। माई नेम इज पूजा दुरान और मैंने अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाया है, एडो अंकल पर पढ़ाया है, कॉपी किताब एक्सपर्ट हूँ, टोटल 7 ईयर टीचिंग मेरा एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन की बात करूँ तो सिंस 2017 आई एम टीचिंग ऑनलाइन। So without further ado, let's begin our series with the first idiom and phrases. But उससे पहले आप लोग को बता दूं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते, या फिर आप 11th-12th में हैं, बीकॉम एमकॉम में है, तो आप लोग, मेरा चैनल है पूजा दुरान, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू कॉमर्स स्टडी विद मी विदाउट एनी रटिफिकेशन एंड विद लॉट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास विद द फर्स्ट इडियम। सो द फर्स्ट इडियम, जहाँ पर जिस भी इडियम के अंदर मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए ताकि आप लोगों को याद रहे, तो वहाँ पर मैं डेफिनेटली करूँगी। सो द फर्स्ट इडियम इज ऑल थम्स। ठीक है, ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमजी। ठीक है, ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमजी। सबसे पहले तो इस क्लमजी का मतलब समझो। क्लमजी का मतलब क्या होता है? क्लमजी का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। आज की जो हम जनरेशन है, हम लोग एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वियर्ड, है ना। हमें कोई ड्रेस, कोई फैशन, कोई स्टाइल, कोई पर्सन अजीब लगता है तो हम लोग बोलते हैं ही इज़ सो वियर्ड, मतलब बहुत अजीब है, बहुत बेढंगा है ना। मतलब कुछ लीक से हट के कोई चीज़ हमें लगे तो हम उसको बोलते हैं वियर्ड। तो वो वियर्ड जो है वो बेसिकली क्लमजी ही है। क्लमजी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अजीब होते हैं, है ना। उनकी चलने की हैबिट अजीब होती है, बैठते बहुत अलग तरीके से हैं, और वो जो अलग तरीका होता है वो वियर्ड होता है, वो बेकार होता है। तो क्लमजी का मतलब होता है वियर्ड। ठीक है, बेढंगा, और यू कैन से हिंदी में। तो ऑल थम्स का मतलब होता है यहाँ पर बेढंगा, मतलब अब इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं। When it comes to dancing, he is all thumbs। मतलब जब बात, यहाँ पर आप ये नहीं कह रहे कि जब वो डांस करने आया। When it comes to, यहाँ पर इसका मतलब ये कि जब बात डांस करने की आती है, he is all thumbs। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बहुत अजीब डांस करते हैं ना। आप लोगों ने कई बार यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वायरल हो जाती है जिसमें वो बहुत फनी डांस करते हैं, बहुत अजीब तरीके से डांस करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑल थम्स को यूज़ कर सकते हो कि when it comes to dancing he is all thumbs, or you can say when it comes to singing he is all thumbs, when it comes to stage performance he is all thumbs। मतलब जब उसको स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है ना, तो बहुत ही अजीब तरीके से वो डांसिंग या सिंगिंग करता है। तो ऑल थम्स को आप यूज़ कर सकते हैं क्लमजी की जगह पर या फिर वियर्ड की जगह पर, और इस इडियम को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी की कोई भी हैबिट या कोई भी क्वालिटी या कोई भी उसका चीज़ आपको क्लमजी लगती है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ऑल थम्स। चलिए, इससे रिलेटेड एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों को बता देती हूँ यूज़ करने की। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली हमारे हाथों की शेप क्या होती है? अभी हमारे एक अंगूठा होता है ना, फिर हमारी 4 फिंगर्स होती है, ऐसे हमारा हाथ होता है ना। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का हाथ ऐसे हो, ठीक है, एक उंगली ऐसे हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, तो मतलब वो बहुत अजीब लगेगा, वो हाथ जो है बहुत वियर्ड लगेगा। तो ये याद रखो कि जब किसी पर्सन का
पूरे हाथ में अंगूठे ही अंगूठे होते हैं, मतलब उंगलियों की शेप नहीं होती, अंगूठों जैसी शेप होती है, तो उसका हाथ बहुत अजीब लगता है, बहुत वियर्ड लगता है ना। तो इस तरीके से इसको याद रखना। ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमजी, ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमजी, वियर्ड। नेक्स्ट इडियम इज ऑल एगॉग, ऑल एगॉग, ठीक है। इसका मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट का मतलब होता है एक ऐसी दशा जहाँ जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, बहुत ज़्यादा खुश होते हो आप, है ना। वो किसी अचीवमेंट पे हो सकता है, किसी की सक्सेस पर हो सकता है, या फैमिली में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई दी है उस पर हो सकता है। तो ऑल एगॉग का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द पीपल वर ऑल एगॉग। देखो, अब यहाँ पर ऑल एगॉग की जगह पर आप चाहे तो एक्साइटेड भी लिख सकते हैं, है ना। एक बार इसको एक्साइटेड रख के देखते हैं। द पीपल वर एक्साइटेड एट द एयरपोर्ट एट द अराइवल ऑफ आवर विक्टोरियस टीम। मतलब जितने भी लोग थे वहां पर प्रेजेंट एयरपोर्ट पर, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हमारी वो जो टीम थी, हमारी इंडियन जो टीम थी जो कि वर्ल्ड कप जीत कर आई थी, उनके अराइवल पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उनको देखने के लिए, टीम को देखने के लिए सभी वहां पर बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो हमारे देश के लिए वर्ल्ड कप लेकर आए थे। तो इसी तरीके से आप एक्साइटेड की जगह पर यहाँ पर ऑल एगोग यूज़ करके इसको एक बहुत अच्छा एडवांस सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी तरीके से इडियम्स को यूज़ किया जाता है इन बिटवीन द सेंटेंस, सो दैट आप उसको बहुत अच्छे से उसको एडवांस एक रूप दे सके, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं द पीपल वर ऑल एगोग एट द एयरपोर्ट एट द अराइवल ऑफ आवर विक्टोरियस टीम, ठीक है, फाइन। थर्ड idiom is all moon sign, all moon sign। ऑल मून साइन का मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब सच्चाई से बहुत दूर, रियलिटी से बहुत दूर, असलियत से बहुत दूर। टोटल लाइज, और यू कैन आप कह सकते हो कि बिल्कुल पूरा झूठ, बिल्कुल ये बोलते हैं ना, बिल्कुल सफेद झूठ, है ना। तो ऑल मून साइन का मतलब होता है टोटल लाइज, बिल्कुल पूरा झूठ या सफेद झूठ जिसको हम बोलते हैं ना। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। द प्रोमिसेस मेड बाय द पॉलिटिशियंस आर ऑल मून साइन। जो भी प्रोमिसेस किए गए थे पॉलिटिशियंस के द्वारा, वो सभी क्या थे, आर ऑल मून साइन, मतलब वो सब कुछ झूठ थे, वो सब कुछ असलियत से बिल्कुल दूर थे। मतलब ऐसा कुछ उनको, जैसे जब भी पॉलिटिशियंस को वोट वगैरह लेने होते हैं, वो क्या बोलते हैं, जी हमें वोट दो, हम आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे ना। लेकिन जैसे ही वो बन जाते हैं उसके बाद अपना सारे प्रोमिसेस भूल जाते हैं। तो ऐसे केस में आप यूज कर सकते हो द प्रोमिसेस मेड बाय द पॉलिटिशियंस आर ऑल मून साइन। तो मून साइन, ऑल मून साइन का मतलब होता है यहाँ पर टोटल लाइज। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, इसको आप याद रखो मून और साइन से और ऑल से, ठीक है। मून मतलब चांद की रोशनी में हर एक दिखने वाली चीज, मून की साइन में सब कुछ, मतलब ऑल, सब कुछ दिखने वाली चीजें जो होती हैं वो रियलिटी नहीं होती, ठीक है। मून की साइन में दिखने वाली सारी चीजें क्या होती हैं, झूठी होती हैं, वो फार फ्रॉम रियलिटी होते हैं। होता भी आपको मून की साइन में, मतलब चांद की रोशनी में, परछाई में कुछ अलग ही चीज दिख गई हो, लेकिन जब आपने नॉर्मली उसके पास जाकर देखा तो कुछ था ही नहीं, वो बस एक परछाई थी, है ना। तो ऑल मून साइन को याद रखो कि मून की साइन में, मून की रोशनी में हर एक चीज दिखने वाली क्या होती है, टोटल लाइज, झूठ होती है, फार फ्रॉम रियलिटी होती है। और एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने समझा दिया, एग्जाम्पल इसलिए पुट किए ताकि आप लोग को ये अच्छे से याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर इडियम है ऑल गो, ठीक है। ऑल गो, ऑल गो का मतलब होता है वेरी बिजी, बहुत ज्यादा व्यस्त होना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इट वॉज ऑल गो इन द ऑफिस टूडे, मतलब आज मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी थी।
इट वॉज ऑल गो इन द ऑफिस टुडे। यहाँ पर आप ये नहीं करें कि सभी बिजी थे, ऑल गो का मतलब होता है वेरी बिजी, ठीक है, मतलब बहुत बिजी दिन था आज, आज मैं बहुत बिजी थी, बहुत हेक्टिक डे था ऑफिस के अंदर आज, ठीक है। तो ऑल गो को आप याद रखो, सिंपल सा है, तो इसके आगे भी क्या ट्रिक लगानी, बाकी अगर आप ट्रिक याद रखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को ही बताती हूँ। ऑल गो से आप लोग याद रखो, ऑल गो सभी जाओ, ठीक है, ऑल का मतलब होता है सब और गो का मतलब होता है जाओ, ऑल गो सभी जाओ, आई एम सो बिजी, आई एम वेरी बिजी, ठीक है। तो ऑल गो को याद रखो कि आप सबको जाने के लिए कब कहते हो, सबको जाने के लिए कब कहते हो, जब आप बिजी होते हो। तो ऑल गो से इस तरीके से याद रखो इसको, ठीक है। इट वॉज ऑल गो इन द ऑफिस टूडे। नेक्स्ट इज आर्ग्यूज आइड, ठीक है, द इडियम इज आर्ग्यूज आइड। इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेंट, और यू कैन से केयरफुल, मतलब बहुत ज्यादा चौकस रहना या फिर चौकन्ना रहना, ठीक है, बहुत ज्यादा चौकस रहना, चौकन्ना रहना। आप लोगों को याद है हमने एक वकैब जब हमने 15 क्लासेस की थी उनमें एक वर्ड किया था हमने वहां पर, वॉचफुल, ठीक है। वर्ड मैंने आप लोगों से पूछा था अलर्ट, और अलर्ट का मैंने आप लोगों से बिल्कुल क्लोज रिलेटेड सिनोनिम पूछा था, तो वहां पर ऑब्जर्वेंट भी था, वॉचफुल भी था, अटेंटिव भी था, याद आया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अलर्ट वर्ड आप यूज करते हैं तो अलर्ट एक बहुत ज्यादा, जब एक सीरियस सिचुएशन होती है वहां पर यूज किया जाता है, तो उसके लिए होता है वॉचफुल। तो यहाँ पर वही चीज है, ऑब्जर्वेंट, केयरफुल, ठीक है, सचेत रहना, चौकन्ना रहना। तो आर्ग्यूज आइड का मतलब होता है वही चीज, वॉचफुल होना, अलर्ट होना, अटेंटिव होना, केयरफुल होना, ऑब्जर्वेंट होना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज आर्ग्यूज आइड, मतलब वह बहुत ज्यादा चौकन्ना रहता है। ही इज आर्ग्यूज आइड मतलब वो एक बहुत केयरफुल रहने वाला इंसान है, मतलब चीज़ों को बहुत ही ऑब्जर्वेशन से देखता है, बहुत ही केयरफुल रहता है, ठीक है। मतलब मान लो वो कुछ भी शॉपिंग करने जाते तो चीज़ों को बहुत केयरफुली उनको एनालिसिस करता है, उनको अच्छे से जांच पड़ताल करता है तब खरीदता है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ जिनको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जैसे कि मैंने बताया कुछ इडियम्स के अंदर मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर थोड़ा हमें डिस्कस करना चाहिए। आर्ग्यूज आइड याद रखो, देखो कैसे याद रखोगे, ठीक है। आपने देखा होगा जो आर्ग्यू करने वाले इंसान होते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी बातों पर बार बार आर्ग्यू करते हो, आर्ग्यू करते हैं ना, जो छोटी छोटी बात पर बार बार आर्ग्यू करते हैं, उनकी आइड, उनकी जो आईज होती है, ठीक है, वो इसी ऑब्जर्वेशन में लगी रहती कि कोई पर्सन कुछ छोटी सी बात बोले, छोटा सा पॉइंट बोले और वो आकर फालतू का आर्ग्यू करे वहां पर, है ना, फालतू का आर्ग्यू करे। मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता है उसकी नज़रें, उसकी आईज हमेशा ये ऑब्जर्व करती है कि कोई पर्सन कोई छोटी सी बात बोले और वो उस पर आर्ग्यू करे। तो आर्ग्यूज आइड को याद रखो केयरफुल से और ऑब्जर्वेंट से, कि वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहता है आर्ग्यू करने के लिए। देखो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आर्ग्यू करने के लिए रहता है, ये मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटी छोटी चीजें जब डिस्कस कर ली जाती है ना तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में फिक्स हो जाती है, और वैसा कोई सेंटेंस या वर्ड आप लोगों को दिखाई देता है तो एकदम से वो एग्जांपल आता है, अच्छा हमने ये चीज वहां पर तब की थी, है ना। नेक्स्ट इज ऑल ग्रीक, लैटिन एंड ग्रीक। इसका मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मतलब जो समझ में आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो उसके लिए यूज किया जाता है ऑल ग्रीक, लैटिन एंड ग्रीक। अब भाई हम सबको पता है लैटिन ग्रीक जो लैंग्वेज है भाई वो हमें तो नहीं आती, हमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन अब मेरे सामने कोई लैटिन ग्रीक में बोलने लग जाए या कुछ लिख दे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसको याद रखो, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हिज प्रोनाउंसिएशन वाज सो बैड एंड हिज वॉइस सो लो, मतलब उसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी ना वर्ड्स को लेकर वो इतनी बैड थी, वो इतनी बेकार थी, ठीक है। दैट द स्पीच ही मेड, जो भी उसने स्पीच दी, वॉज ऑल ग्रीक टू मी, मतलब वो मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था उसको समझना।
तो ग्रीक टू मी को याद रखो यहाँ पर कि भी ग्रीक लैंग्वेज जो होती है उसमें कोई भी स्पीच देगा तो वो हमें समझ में नहीं आएगी. हिज प्रोनाउंसिएशन वॉज सो बैड एंड हिज वॉइस सो लो दैट द स्पीच ही मेड वॉज ऑल ग्रीक टू मी. तो ऑल ग्रीक, लैटिन एंड ग्रीक को याद रखो, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. नेक्स्ट, as daft as a brush. as daft as a brush, इसका मतलब होता है extremely silly, मतलब बहुत ज्यादा मूर्ख, बहुत ज्यादा stupid, mental, है ना, mad. एग्जाम्पल है यहाँ पर, he is as daft as a brush, don't believe a word of what he says. वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मूर्ख इंसान है. ही इज़ एज डाफ्ट एज अ ब्रश, उसकी बातों पर, उसके एक भी शब्द पर विश्वास मत करो जो भी वह कहता है. ठीक है. एज डाफ्ट एज अ ब्रश का मतलब होता है एक्सट्रीमली सिली, बहुत ज़्यादा मूर्ख. ही इज़ एज डाफ्ट एज अ ब्रश मतलब वो इतना मूर्ख है, वो एक्सट्रीमली सिली है, उसकी बातों पर या उसके एक भी शब्द पर विश्वास मत करो. नेक्स्ट इज a god's ape. a god's ape. एप का मतलब वैसे पता है यहाँ पर क्या होता है? एप जो होता है वो मंकी के लिए भी यूज किया जाता है. ठीक है, मंकी का सिनोनिम बोलो आप लोग इसको. अ गॉड्स एप का मतलब होता है अ बोर्न फूल, मतलब जो पैदा ही मूर्ख हुआ हो. ठीक है. अभी हमने एक पीछे किया था एज डाफ्ट एज अ ब्रश, मतलब वो पर्सन वहां पर हम यूज करें भाई, वो मतलब उसकी बातों पर विश्वास मत करो, मूर्ख है वो, कुछ भी कह देगा, है ना, कि यार सूरज पश्चिम से निकला था, ये कोई बात थोड़ी ना है, वो मूर्ख ही है. लेकिन गॉड सेप का मतलब होता है जो पैदा ही मूर्ख हुआ हो. ठीक है. तो ये यहाँ पर आप याद रखो, इसका मतलब होता है अ बोर्न फूल. चलो अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ. आप लोगों ने देखा होगा मंकीज जो होते हैं, मंकीज जो होते हैं वो मूर्ख ही होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, वो कहीं पर भी ऐसे तहस नहस कर देते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ कर देते हैं. अब उनके आगे फ़ोन रखा होगा तो उनको इतनी समझ थोड़ी ना, भाई ये फ़ोन है महंगा, ये काम की चीज़ है, वो उसको तोड़ देंगे, उसकी सर्जरी कर देंगे. तो वो क्या होते हैं, वो पैदा ही मूर्ख होते हैं. एप को यहाँ पे गोड्स एप को याद रखो, एप से मंकी. भाई बंदर जो होते हैं, एप्स जो होते हैं, वो पैदाइशी ही क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, चीज़ों को तोड़ फोड़ कर देते हैं, इधर उधर पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं, है ना. तो ही इज अ गॉड्स एप मतलब वह पैदाइशी ही मूर्ख है. नेक्स्ट इज गॉड्स एकर. गॉड्स एकर, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर सिमेट्री. ठीक है. दे वर्क फॉर गॉड्स एकर, मतलब वो गॉड्स एकर, यहाँ पर गॉड्स एकर का मतलब गाइस होता है कब्रिस्तान. असिमेट्री, कब्रिस्तान, मतलब वो काम करते हैं किसके लिए, कब्रिस्तान के लिए, मतलब जहाँ पर बॉडीज वगैरह को दबाया जाता है मिट्टी में, है ना. तो दे वर्क फॉर गॉड्स एकर. चलो इसको किस तरीके से याद रखो. देखो एकड़ का मतलब हम सबको पता है, जमीन के लिए भी यूज किया जाता है, ऐसे बोलते हैं 1 एकड़ 2 एकड़. गॉड्स एकड़ मतलब जब इंसान की डेथ हो जाती है. ठीक है, हम ये बोलते हैं ना कि जब इंसान की डेथ हो जाती है दोबारा से, मतलब भगवान के पास, जो भी हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, दोबारा से भगवान के पास चला जाता है ना. तो गॉड सेकर से याद रखो भी, गॉड की जमीन कौन सी होती है जहां पर जाकर इंसान दोबारा से उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है. तो इस तरीके से इसको याद रखो, वो जमीन कौन सी होती है जहां पर हमारा आखिरी टाइम होता है. ठीक है. तो असिमेट्री को याद रखो, गॉड्स एकर, दे वर्क फॉर गॉड्स एकर, मतलब वो किसके लिए काम करते हैं, वो कब्रिस्तान के लिए काम करते हैं, वो गॉड की जमीन के लिए काम करते हैं जहां पर इंसान फाइनली फिर से जाके भगवान से मिल जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स. अ हाउस ऑफ कार्ड्स, चलो ठीक है, पहले इसको समझो. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कार्ड्स के, वो पत्तों के ऐसे घर बना देते हैं, है ना, और जैसे आप उसको ऐसे फिंगर टच करोगे वो घर वहां पर गिर जाएगा. तो मतलब क्या है, वो एक ऐसा घर है जो हवा में भी गिर सकता है, कोई सिक्योर नहीं है उसमें आपकी लाइफ. तो कार्ड्स का जो घर होगा भाई, वो क्या है, वो एक इनसिक्योर स्कीम है, वो आपके लिए सिक्योर नहीं है, क्योंकि कार्ड के घर में भाई आप नहीं रह सकते, या उसको अगर आप उंगली भी लगाओगे तो गिर जाएगा. तो हाउस ऑफ कार्ड जो होता है, इसका मतलब होता है एन अनसिक्योर स्कीम, एक ऐसी स्कीम जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, आपका पैसा
डूब सकता है, ठीक है? या आप यहाँ पर किसी कंपनी के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में है, देयर पार्टनर्स बिगिन टू सस्पेक्ट, उनके जो पार्टनर्स थे, ठीक है, कंपनी के अंदर जो पार्टनर्स थे वो सस्पेक्ट, वो संदेह करने लग गए थे दैट द कंपनी वाज़ अ फाइनेंशियल हाउस ऑफ कार्ड, मतलब ये जो कंपनी है भई ये लेन-देन के मामले में ये या फिर फाइनेंशियली ये एक इनसिक्योर कंपनी है, मतलब भई यहाँ पर आपका पैसा डूब सकता है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, इवन जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अ हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है एन अनसिक्योर स्कीम, ठीक है? एन इनसिक्योर स्कीम। तो हाउस ऑफ कार्ड का जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया उससे याद रखना। तो इसी के साथ आज के हमारे जो क्लास है वो होती है समाप्त, और ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली वोकैब क्लासेस में लेकर आती रहूँगी, और इन सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती रहे। और इन सभी वोकैब क्लासेस की हम लोगों ने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है ताकि अगर आप लोग की कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सभी मिसिंग क्लासेस को मतलब उनको वॉच कर सके और उनसे बेनिफिट ले सके, ठीक है? तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको रन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।